पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बाबू कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और हम इसका डेरिवेशन किए थे। और डेरिवेशन में आपको बोले थे n इज इक्वल्स टू पी लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी, और हम आपको समझाए थे कि इसको आपको याद भी रखना है। अब हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है n इज इक्वल टू पी लेमडा बाई एच सी को कॉन्सेप्चुअल बेसिस मान करके। जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो n इज इक्वल टू पी लेमडा बाई एच सी है। अब जरा समझिए कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, that is lambda by hc is equals to 1 by e। कोई दिक्कत? अब यहां समझिए lambda by hc, तो lambda by hc के जगह पे 1 by e हम लिख सकते हैं आसानी से। तो यहां देखिए क्या होगा, n is equals to p into 1 by e। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें तो n is equals to p divided by e। इसका मतलब है कि अगर फोटोन का एनर्जी गिवन है, और आपसे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड पूछा जा रहा है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं पावर ऑफ गिवन सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है वो इसको आधार मान करके। दूसरा न्यूमेरिकल्स की बात करें, यहां देखिए हम लोग को पता है n इज इक्वल्स टू पी लेमडा बाई एच सी। कोई दिक्कत? तो यहां से आप लिख सकते हैं बाबू p इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा। तो यहां से जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि n प्रोपोर्शनल टू p लेमडा, दैट इज n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू p1 बाई p2 इंटू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। और अगर यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि p प्रोपोर्शनल टू n बाई लेमडा, दैट इज P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2 इंटू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। कोई दिक्कत? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर दो अलग अलग सोर्स का पावर और वेवलेंथ गिवन है और नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकेंड पूछा जा रहा है, तो हम ये यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड गिवन है और वेवलेंथ गिवन है और सोर्स के पावर का रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम ये यूज करेंगे P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं तीसरा पॉइंट इसका। ध्यान दीजिए जरा सा, तीसरा पॉइंट आपके लिए थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो तीसरा पॉइंट है n इज इक्वल टू पी लेमडा बाई एच सी। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा बालक कि पावर सोर्स का गिवन नहीं होगा, पावर के जगह पे आपका इंटेंसिटी गिवन होगा। अगर पावर के जगह पे इंटेंसिटी गिवन है तो हम लोगों को पता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। तो हम यहां से लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो जहां पावर लिखा हुआ है उसके जगह पे I इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू आई ए लेमडा बाई एच सी। ध्यान रखिएगा बाबू, यहां पे क्या बात, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज फॉर
नॉर्मल इंसिडेंस। किसके लिए है? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है। अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो n इज इक्वल टू आई ए लेमडा बाई एच सी नहीं होगा। जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तभी ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू आई ए लेमडा बाई एच सी होगा, अदरवाइज आई ए लेमडा बाई एच सी नहीं होगा। फिर सवाल उठता है कि सर ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में n का वैल्यू कितना होगा? तो जब हम आपको ऑब्लिक इंसिडेंस में रेडिएंट फोर्स समझाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि n इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी। इसको अभी रहने देते हैं, यहां पे समझिए। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर समझने का प्रयास करें तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू n बाई ए इज इक्वल टू आई इंटू लेमडा बाई एच सी। ध्यान से सुनिएगा जरा, यहां पे ये जो n बाई ए है, ये जो n बाई ए है, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। क्या बोलते हैं बालक? फोटोन फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? फोटोन फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? तो फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला आया आई लेमडा बाई एच सी। कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम आपको समझाए थे एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, दैट मीन्स लेमडा बाई एच सी इज इक्वल टू क्या लिखे थे? 1 बाई ई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाबू आई डिवाइडेड बाई ई। और आई डिवाइडेड बाई ई को अगर थोड़ा सा और आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे फोटोन फ्लक्स का कैलकुलेशन करने को कहा है तो फोटोन फ्लक्स ध्यान रखिएगा n बाई ए, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बाद जो अभी हम आपको समझा रहे थे उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, जरा क्वेश्चन को समझिए। ए सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10 raised to power 15 फोटोन्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये पहले सोर्स का n वैल्यू दिया हुआ है। आगे कह रहा है ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, दैट मीन्स पहले सोर्स का ये वेवलेंथ दिया हुआ है। चूंकि ये पहले सोर्स का नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड और पहले सोर्स का वेवलेंथ दिया हुआ है, इसलिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं n1 और इसको एज्यूम कर रहे हैं हम लेमडा 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, अनदर सोर्स S2 दूसरा सोर्स है इज प्रोड्यूसिंग 1.02 इंटू 10 raised power 15 फोटोन पर सेकेंड। तो अब सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू आपका n2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रम, इसका मतलब है कि ये जो आपका गिवन है बाबू, ये आपका क्या गिवन है? लेमडा 2 गिवन है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है जरा सोचिए तो, फाइंड पावर ऑफ S2 एंड पावर ऑफ S1 का रेशियो क्या होगा, यही ना पूछा गया है। चलिए समझते हैं जरा इसको। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू पी लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। अब जरा सोच के बताइए कि हमें n का रेशियो देखना है या पावर का रेशियो देखना है? पावर का रेशियो देखना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा। कोई दिक्कत? एच सी आपका कांस्टेंट है और ये बराबर है, कांस्टेंट और बराबर एक साथ रिमूव होगा, इसके जगह पे प्रोपोर्शनल साइन आएगा। हम लोग लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू n बाई लेमडा। अब इसको एक्सप्लेन करना सारे बच्चे को आता है। P प्रोपोर्शनल टू n बाई लेमडा है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू
P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, N1 बाई N2 इंटू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। अब जरा सोचिए कि आपसे क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ S1। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज P2 बाई P1, पावर को हम P मान लिए हैं, इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 इंटू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। अब सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, जरा देखिएगा, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। N2 बाई N1, N2 का वैल्यू कितना है 1.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15 डिवाइडेड बाई N1 का वैल्यू कितना है 10 रेज़्ड टू पावर 15। तो हम यहां लिख सकते हैं 10 रेज़्ड टू पावर 15 इंटू लेमडा 1 का वैल्यू देखो यहां पे कितना लिखा हुआ है 5000। तो हम यहां लिखेंगे 5000 डिवाइडेड बाई लेमडा 2, और लेमडा 2 का वैल्यू यहां देखो 5100। तो यहां से 5100, ये एंगस्ट्रम में है, ये भी एंगस्ट्रम में है, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये आपका कैंसिल आउट, इसको रहने दीजिए, ठीक। ये आपका यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं बाबू P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू 1.02 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 51। इसको जरा और आगे सॉल्व कीजिए। P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 51 इंटू पॉइंट हटाए हैं 100। कोई दिक्कत? अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आएगा 50 से 2 टाइम्स कटेगा, ये आपका 2 से 51 टाइम्स कटेगा, और ये 51 और ये 51 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू 1:1। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा गया था कि पावर ऑफ S2 और पावर ऑफ S1 का रेशियो क्या होगा, पावर ऑफ S2 एंड पावर ऑफ S1 का रेशियो क्या होगा, तो 1:1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन को पहले समझिए। हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, इसका मतलब है कि आपसे पूछा गया है क्या, तो n का वैल्यू आपसे पूछा गया है। हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, इसका मतलब ही है कि आपसे क्या पूछा गया बाबू, n पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या होगा। डज ए 1 वाट बल्ब, 1 वाट बल्ब का मतलब क्या है, आपको दिया हुआ है सोर्स का पावर, सोर्स का पावर कितना है बाबू 1 वाट। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, गलती होने का बहुत ज्यादा चांस होगा। आगे कह रहा है कि इफ इट्स एफिशिएंसी इज 10%, यहीं पे आपसे एग्जाम हॉल में गलती होगा। क्या कह रहा है बाबू कि बल्ब का एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 10% है। इसका मतलब है कि इसका जो भी पावर है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही फोटोन को एमिट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू पी लेमडा बाई HC, तो वहां पे पावर के जगह पे अगर 1 वाट पुट कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें वहां पुट करना होगा 10% ऑफ 1 वाट। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन में लिखा है कि बल्ब का एफिशिएंसी कितना है 10%। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो ये बल्ब का एफिशिएंसी 30% लिखा हुआ रहता तो हम क्या लिखेंगे 30% ऑफ गिवन पावर। अगर ये 60% एफिशिएंसी गिवन होगा तो क्या लिखेंगे 60% ऑफ गिवन पावर। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इज 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है बाबू किसमें 500 नैनोमीटर। फिर यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती होने का अगेन संभावना होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, तो हम लोग पढ़े थे n इज इक्वल्स टू
पी लेमडा बाई एच सी। याद है सारे बच्चे को? इसको थोड़ा सा और आगे हम सिंप्लीफाई किए थे और बोले थे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम यहां पे क्या बताए थे, जरा याद कीजिए तो n इज इक्वल टू 1/hc का कंबाइंड वैल्यू हम आपको याद कराए हैं, और 1/hc का कंबाइंड वैल्यू कितना होता है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू पी लेमडा। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो हम फॉर्मूला लिखे थे बाबू याद कीजिए, इसमें हम बोले थे कि पावर भी आपका एसआई यूनिट में होगा और वेवलेंथ भी आपका एसआई यूनिट में होगा। पावर का एसआई यूनिट वाट है और वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है, नैनोमीटर नहीं है, मीटर है। इसका मतलब है कि गिवन वेवलेंथ जो नैनोमीटर में है उसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज पावर 24 इंटू पी। 1 वाट लेंगे या 10% ऑफ 1 वाट लेंगे, 10% ऑफ 1 वाट लेंगे, तो हम यहां से लिख रहे हैं 10% ऑफ 1 वाट इंटू लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितना है, 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लिए किसमें, मीटर में। सारे बच्चे को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर -9 मीटर। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू 10% है, परसेंट का मतलब क्या, 1/100, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 1 इंटू 500 इंटू 10 रेज पावर -9, 500 इंटू 10 रेज पावर -9। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा समझिए। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 5 क्या लिखेंगे, 25 इंटू 10 रेज पावर 24 यहां है और ये एक यहां है, कितना होगा 25 -9 है, तो 25 में से -9 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 रेज टू पावर 16। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखने का प्रयास करें तो इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 17। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड डज ए 1 वाट बल्ब एमिट। खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, ए मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट बोल रहे हैं। ए मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, अगेन गलती होने का जो संभावना होगा वो यहां होगा। इज इंसिडेंट नॉर्मली, ध्यान दीजिएगा इंसिडेंस कैसा है बाबू, नॉर्मल इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, चूंकि नॉर्मल इंसिडेंस है इसलिए एरिया ऑफ इंसिडेंट बीम और एरिया ऑफ सरफेस दोनों क्या होगा, सेम होगा। आगे कहता है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 150 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, क्या गिवन है बाबू, इंटेंसिटी गिवन है। डिटरमाइन द रेट एट विच फोटोन्स स्ट्राइक द सरफेस, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड ही पूछा गया है। तो जरा देखिए इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू पी लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। इसको थोड़ा सा और आगे हम लिखे थे बाबू, तो जरा देखिए क्या लिखे थे, n इज इक्वल्स टू पावर के जगह पे क्या लिखे थे, I इंटू ए लेमडा बाई एच सी। 1/hc का कंबाइंड वैल्यू हम लोगों को पता है 5 इंटू 10 रेज पावर 24, तो हम यहां से लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू IA
इंटू लेमडा। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करते समय सावधान रहेंगे थोड़ा। n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24। इंटेंसिटी गिवन है बाबू 150 मिलीवाट, 150 मिलीवाट, तो मिली को कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहां से लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू लेमडा। और लेमडा आपका गिवन है, लेमडा कितना गिवन है बाबू? 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10⁻⁹। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो n इज इक्वल्स टू, जरा समझिए इसको, ये आपका 15, ये आपका 4, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60। 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300। 300 इंटू 3 कितना हो गया? 900। तो हम यहां से लिख रहे हैं 900 इंटू, ये आपका 24, एक यहां से 25, दो यहां से 27। 27 में माइनस होगा बाबू कितना? तो ये आपका -3, -4 और -9। तो 27 में से आपका माइनस हो जाएगा कितना? तो 9 और 4 13, 13 और 3 16। तो अब जरा सोचिए 27 में से अगर 16 चला जाएगा तो ये आपका आएगा 10⁻11। अब यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 9, इसको यहां ऐड कर दीजिए, तो 10⁻13 फोटोन्स पर सेकंड। दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए बाबू। कैलकुलेशन ऑफ रेडिएंट फोर्स या रेडिएंट प्रेशर exerted on a surface when photons incident on surface। क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जरा अच्छे से समझिएगा इसको। कह रहा है कि अगर फोटोन्स किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा या कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, यही आपका कैलकुलेशन है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा जरा। जब फोटोन सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी ये कि आपका फोटोन नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि आपका फोटोन ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा हो। तो हम यहां पे कह सकते हैं बालक कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है यहां पे दो केस एराइज होगा। ए होगा आपका फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, और बी केस जो एराइज होगा बाबू ये आपका होगा ऑब्लिक इंसिडेंस। किसके लिए? तो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए जरा, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरफेस पे जो फोटोन स्ट्राइक होगा वो या तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा या ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा। तो दो केस एराइज होगा। क्वेश्चन में आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन नॉर्मल इंसिडेंस से पूछा गया है या ऑब्लिक इंसिडेंस से पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जो सरफेस गिवन होगा, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जो सरफेस गिवन होगा, जिस सरफेस पे आपका फोटोन स्ट्राइक कर रहा होगा, वो सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग हो सकता है
वो सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग हो सकता है और वो सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो सकता है। परफेक्ट एब्जॉर्बिंग मतलब 100% एब्जॉर्बिंग सरफेस है। एब्जॉर्प्टिव पावर का वैल्यू कितना होगा बाबू? 1। एब्जॉर्प्टिव पावर आपको पता होगा। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? QA डिवाइडेड बाई Q। जितना रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा डिवाइडेड बाई टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के केस में R इज इक्वल टू क्या होगा? 1। R को अगर हम समझें तो ये क्या होता है? QR बाई Q। तो ये सब हम हीट में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर 1, और ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग के केस में बाबू होगा क्या कि A प्लस R का वैल्यू 1 होगा। तो R आपका गिवन होगा तो A निकाल सकते हैं 1 माइनस R, या A आपका गिवन होगा तो R निकाल सकते हैं 1 माइनस A। यहाँ पे हम ट्रांसमिटिव पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा। सिमिलरली ऑब्लिक इंसिडेंस की अगर बात करें तो ऑब्लिक इंसिडेंस में भी आपका जो सरफेस है, ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में भी आपका जो सरफेस है जिस पे फोटोन इंसिडेंट होगा वो सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग होगा, वो सरफेस आपका परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, या वो सरफेस आपका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के केस में एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा? 1। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के केस में रिफ्लेक्टिंग पावर कितना होगा? 1। और चूंकि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में बाबू परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में भी परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा नॉर्मल इंसिडेंस, और अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। तो आज हम आपको समझा रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। चलिए, सबसे पहले जो हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये डेरिवेशन ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम केस डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और नॉर्मल इंसिडेंस का पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस। क्या बाबू? परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस, 100% एब्जॉर्बिंग। ठीक, चलिए, ये आपका एक सरफेस है, ध्यान से सुनिए जरा। ये आपका सरफेस है, फोटोन नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, फोटोन नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। हम कह सकते हैं बालक कि इंसिडेंट बीम का जो एरिया है और सरफेस का जो एरिया है ये दोनों एरिया क्या होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब अगर हम ये एज्यूम करें कि सरफेस के ऊपर n फोटोन्स फॉल हो रहा है, कितना फोटोन फॉल हो रहा है? n फोटोन्स फॉल हो रहा है। कितने समय में? तो इन t सेकेंड। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बाबू? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस के ऊपर t सेकेंड में कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है
कि रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा बात हम आपको जो पिछले क्लास में समझाए थे उसको याद दिला देते हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या बताए थे, h बाई लैम्डा। ये जो मोमेंटम लिखे थे बाबू जरा बताइए तो कितने फोटोन का लिखे थे, एक फोटोन का लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा पूरे फोटोन के कारण, तो पूरे फोटोन के कारण इनिशियल मोमेंटम कितना लिख सकते हैं, n टाइम्स h बाई लैम्डा। मोमेंटम चूंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हमें दिखाना होगा। डायरेक्शन किधर है बाबू, नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फाइनल मोमेंटम का वैल्यू बताइए कितना होगा। चूंकि परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस है इसी वजह से फाइनल मोमेंटम का वैल्यू कितना, 0, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बताओ बाबू कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, NH बाई लैम्डा। डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस, ये भी कितना होगा बाबू, तो n टाइम्स h बाई लैम्डा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सरफेस पे जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो मोमेंटम नीचे की तरफ, वो मोमेंटम किधर, नीचे की तरफ, कोई दिक्कत। हमें मोमेंटम ट्रांसफर निकालना था या हमें फोर्स निकालना था, हमें फोर्स निकालना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू हम यहां से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है, NH बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जरा सोचो तो बाबू कि ये जो n बाई टी है, ये जो n बाई टी है, इसको हम आपको समझाए हैं कि इसी n बाई टी को क्या कहते थे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो n बाई टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्मॉल n। तो यहां से देखिए जरा, F इज इक्वल्स टू n इंटू h बाई लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड आपको क्या समझाए थे, तो n इज इक्वल्स टू पढ़ाए थे p लैम्डा डिवाइडेड बाई hc, या पढ़ाए थे हम आपको IA लैम्डा बाई hc, यही ना लिखे थे। तो n के जगह पे p लैम्डा बाई hc भी लिख सकते हैं अगर पावर दिया हुआ होगा तो, और IA लैम्डा बाई hc भी लिख सकते हैं अगर इंटेंसिटी दिया हुआ होगा तो। हम यहां पे लिख रहे हैं F इज इक्वल्स टू, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यहां यूज कर रहे हैं, पहले जरा देखिए तो, IA लैम्डा बाई hc इंटू h बाई लैम्डा, किधर, नीचे की तरफ, डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। अब यहां से काट कूट कीजिए, h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं बाबू, रेडिएंट फोर्स इज इक्वल्स टू IA डिवाइडेड बाई c, कोई दिक्कत। और इंटेंसिटी इनटू एरिया है, इंटेंसिटी इनटू एरिया क्या होता है, पावर होता है। हम आपको पढ़ाए थे कि पावर इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। तो हम यहां से लिख सकते हैं
I इंटू ए इज इक्वल टू पावर। तो यहां से समझिए कि आई ए बाई सी भी हो सकता है या P बाई सी भी हो सकता है। और फोर्स का डायरेक्शन किधर है? तो नीचे की तरफ। दिस इज योर रेडिएंट फोर्स। ये क्या है बाबू? रेडिएंट फोर्स का वैल्यू है। तो रेडिएंट फोर्स का वैल्यू इंटेंसिटी के टर्म में आई ए बाई सी और पावर के फॉर्म में P बाई सी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए कि हम रेडिएंट प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले से पता होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फोर्स होता है बालक, वो कौन सा फोर्स? तो सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स। सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स। कोई भी फोर्स अगर आप लिखेंगे तो आपका रेडिएंट प्रेशर का वैल्यू गलत हो जाएगा, जो कि ऑब्लिक इंसिडेंस में आपका गलती होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया में फोर्स, कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस। सरफेस से जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसी को हम लोग यहां कंसीडर करते हैं। तो हम यहां से फोर्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं आई ए बाई सी डिवाइडेड बाई ए। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडिएंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना? आई बाई सी। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं बाबू कि ये प्रेशर याद करने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे रेडिएंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। कुछ बच्चा कहता है कि सर हम तो ये डेरिवेशन एग्जाम हॉल में करेंगे। एग्जाम हॉल में डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना ही होगा कि रेडिएंट फोर्स कितना होता है? आई ए बाई सी होता है या P बाई सी होता है। किस केस में? जब आपका सरफेस कैसा हो? परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट कि अगर आपका सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होगा तो रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। ठीक, चलिए समझिए। ये आपका सरफेस है बाबू, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंस कैसा है? नॉर्मल इंसिडेंस है। और फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो ये फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहां भी कि t सेकेंड में कितना फोटोन इंसिडेंट हो रहा है? तो n फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है कितने सेकेंड में? तो t सेकेंड में। इसका मतलब है कि t सेकेंड में कितना फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो n फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा समझिए और आप बताते चलिए कि इनिशियल मोमेंटम हमें क्या लिखना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम होगा n टाइम्स h बाई लेमडा। डायरेक्शन बताइए, नीचे की तरफ। दिक्कत नहीं होगा। फाइनल मोमेंटम बोलिए। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे 0 होगा या n h बाई लेमडा ही होगा। तो n फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम यहाँ पे अब 0 नहीं होगा, n टाइम्स h बाई लेमडा। डायरेक्शन बताइए बाबू, नीचे या ऊपर? ऊपर की तरफ। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बताइए चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल। एन एच बाई लेमडा ऊपर की तरफ और ये एन एच बाई लेमडा नीचे की तरफ। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स एन एच बाई लेमडा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा समझाइए कि ये डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए, तो ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। हम यहां से कह सकते हैं दैट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस। सरफेस को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसका वैल्यू तो यही रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो वैल्यू आपका होगा 2 टाइम्स एन एच बाई लेमडा और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। दिक्कत नहीं होगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड चूंकि नीचे की तरफ हो रहा है, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है या मोमेंटम ट्रांसफर्ड के डायरेक्शन में होता है। तो हम यहां से अब लिख सकते हैं नाउ F इज इक्वल्स टू मोमेंटम ट्रांसफर्ड
टू द सरफेस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां से लिखे बाबू 2nh बाई लेमडा इंटू टी, किधर, नीचे की तरफ। अब जरा सोचिए, ये n बाई टी है, अभी समझाए थे कि ये n बाई टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो n बाई टी को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो n बाई टी के जगह पे हम स्मॉल n यूज कर सकते हैं। तो यहां देखिए जरा, f इज इक्वल्स टू आपका आएगा 2 टाइम्स n h बाई लेमडा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू सारे बच्चे को पता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, p लेमडा बाई एच सी, या होता है आई ए लेमडा बाई एच सी। ये वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन दे देते हैं बाबू, किधर, नीचे की तरफ। f इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू पुट कीजिए, आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा। काट कुट कर दीजिए, डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो f इज इक्वल्स टू, ये आपका h से h कैंसिल आउट होगा, ये आपका लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट होगा। हम यहां पे लिख सकते हैं 2IA बाई सी, या कह सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2P बाई सी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए कि परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में रेडिएंट फोर्स का वैल्यू 2IA बाई सी या 2P बाई सी। एब्जॉर्बिंग के केस में जरा बताइए तो 2 था या IA बाई सी था, IA बाई सी, और यहाँ 2P बाई सी या P बाई सी, P बाई सी। दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा समझाइए प्रेशर। यहां देखिए तो प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या बताए थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स, सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स। ये आपका सरफेस है, फोर्स परपेंडिकुलर दिया हुआ ही है, तो हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं, 2IA बाई सी इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा 2I बाई सी। दिक्कत नहीं होगा। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के केस में प्रेशर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखेंगे रेडिएंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो रेडिएंट फोर्स 2IA बाई सी या 2P बाई सी। अगर इंटेंसिटी गिवन होगा तो ये यूज करेंगे, और पावर गिवन होगा तो ये यूज करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस का लास्ट पॉइंट बाबू, कि अगर आपका सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो या पार्शियली एब्जॉर्बिंग हो, तो उस केस में हम लोग फोर्स एक्सर्ट या प्रेशर एक्सर्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिए जरा। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि पर सेकेंड टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितना फॉल हो रहा है, स्मॉल n। तो रिफ्लेक्ट कितना होगा, तो n इंटू r, जो इसका रिफ्लेक्टिंग पावर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना फोटोन पर सेकेंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी नंबर में अगर एब्जॉर्प्टिव पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कितना फोटोन्स पर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहा है। तो चूंकि रिफ्लेक्टिंग पावर r है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस r, तो 1 माइनस r इंटू n। कोई दिक्कत। अब जरा सोच के बताओ कि फोर्स सिर्फ इसके कारण एक्सर्ट होगा, या सिर्फ इसके कारण एक्सर्ट होगा, या दोनों के कारण एक्सर्ट होगा। तो दोनों के कारण एक्सर्ट होगा, इसके कारण भी एक्सर्ट होगा और इसके कारण भी एक्सर्ट होगा। तो हम एक एक करके पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स रिफ्लेक्टेड फोटोन्स के कारण कितना एक्सर्ट होगा और एब्जॉर्ब फोटोन्स के कारण कितना एक्सर्ट होगा। तो जरा देखिए तो यहां पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन्स, अभी पढ़ाए थे बाबू, कितना होता है, तो अभी पढ़ाए थे 2 टाइम्स NH बाई लेमडा। जब यहां पे रिफ्लेक्टेड फोटोन्स का संख्या n होता था, तो फिलहाल रिफ्लेक्टेड फोटोन्स का संख्या कितना है, n इंटू r है। इसका मतलब कि n के जगह पे सिर्फ चेंजिंग होगा, क्या होगा, n इंटू r। तो हम यहां पे लिख सकते हैं
2 टाइम्स n के जगह पे क्या लिखेंगे, एन आर इंटू एच बाई लेमडा। फोर्स का डायरेक्शन सारे बच्चे को याद है, फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो फोर्स आपका नीचे की तरफ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए तो 2n, n के जगह पे क्या लिखे थे बाबू, n इज इक्वल टू होता था आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू आर इंटू एच बाई लेमडा, नीचे की तरफ, दिक्कत नहीं ना। ये कहां से आया, सारे बच्चे को पता है, n इज इक्वल टू आई ए लेमडा बाई एच सी या पी लेमडा बाई एच सी। अब जरा इसको काट कूट करो, h से h कैंसिल आउट होगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट होगा, यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई ए आर बाई सी, किधर, नीचे की तरफ, खत्म। अब हम देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स। तो यहां देखिए, नाउ फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, ये कितना होता है बाबू, तो हम अभी अभी आपको प्रूफ किए थे, 2 के जगह पे सिर्फ क्या होगा, एन एच बाई लेमडा, ये ना। तो यहां से लिखिए एन एच बाई लेमडा, तो एन के जगह पे बोलिए एन होगा या 1 माइनस आर इंटू एन, तो 1 माइनस आर इंटू एन इंटू एच बाई लेमडा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 1 माइनस आर इंटू एन, एन के जगह पे क्या लिखेंगे, आई ए लेमडा बाई एच सी, तो आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा, जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कीजिए, तो एच से एच गया, लेमडा से लेमडा गया, यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू आई ए बाई सी। फोर्स का डायरेक्शन एक बार बता दीजिए, तो फोर्स का डायरेक्शन यहां भी क्या, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यहां भी नीचे की तरफ, कोई दिक्कत। अब जरा सोचो कि एक फोर्स रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स के कारण और एक फोर्स एब्जॉर्ब फोटॉन्स के कारण, और दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन चूंकि नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा बताइए कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स प्लस फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, तो बाबू वहां से देखिए 2 आई ए आर बाई सी प्लस यहां से देखिए 1 माइनस आर आई ए बाई सी, ध्यान से देखिएगा जरा, आई ए बाई सी यहां भी है और आई ए बाई सी यहां भी है, तो आई ए बाई सी कॉमन ले लीजिए, तो आई ए बाई सी आपका कॉमन चला गया, यहां क्या बच गया 2r प्लस यहां क्या बच गया 1 माइनस आर, दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखिए तो आई ए बाई सी 2r माइनस आर कितना होगा, r होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस आर, दिस इज नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन द सरफेस, कोई दिक्कत। अब बात आता है प्रेशर का, तो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग सारे बच्चे जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आई ए बाई सी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, आई बाई सी 1 प्लस आर, कोई दिक्कत। इसी फॉर्मूला को अगर हम पावर के टर्म में लिखना चाहें तो बताइए क्या होगा, तो आई इंटू ए को क्या लिखेंगे पावर, तो P बाई सी इंटू 1 प्लस आर, दिक्कत नहीं ना। तो ये था आपका रेडियंट फोर्स का कैलकुलेशन। अब जरा समझिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा जरा जो अभी हम बोल रहे हैं। अब बच्चा हम लोगों से कहता है कि सर जी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 3 केस, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या पार्शियली एब्जॉर्बिंग, तो सर इस तरह से कितना फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे सर, तो ध्यान से समझो बाबू।
आपको जो फॉर्मूला के फॉर्म पे याद रखने का जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको याद रखिए। प्रेशर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग आसानी से प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रेशर याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब रेडिएंट फोर्स का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए, IA/C 1+R या P/C 1+R। अब इसी से हम लोग एब्जॉर्बिंग सरफेस पे भी पहुंच जाएंगे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी आसानी से पहुंच जाएंगे। कैसे, जरा समझिए। अब अगर हम बात करें परफेक्ट एब्जॉर्बिंग की, अगर हम परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस की बात करें तो परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इसका मतलब है कि R = कितना, 0। अगर हम परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए R का वैल्यू कितना बाबू, 1। कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्मूला में R के वैल्यू को अगर हम 0 कर दें तो फोर्स = क्या होगा, IA/C 1+0, दैट इज F = IA/C, या IA को हम लिखेंगे P, दैट इज P/C। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा किसके लिए, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के लिए। अगर हम R के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, तो F = IA/C 1+R, और R का वैल्यू कितना बाबू, 1। तो यहां से बोलिए F = 1 + 1 2, तो 2 IA/C या 2 P/C। तो आपको याद रखने का जरूरत सिर्फ और सिर्फ ये है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। तो आईटी आपसे क्या करता है बाबू, ना तो आपसे ये पूछेगा और ना तो आपसे ये पूछेगा, आपसे पूछता है कि अगर कोई सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या पार्शियली एब्जॉर्बिंग होगा तो एक्सर्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो पार्ट है ये और ये बाबू मेडिकल तक सीमित है। मेडिकल एग्जाम में सिर्फ यहाँ और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चंस आज तक मेडिकल एग्जाम में नहीं पूछा गया। लेकिन जेई आपसे जब क्वेश्चंस पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये बच्चा रट के गया है, ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये भी बच्चा रट के गया है, आपसे पूछा जाएगा ये। तो हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखिए और यहां से परफेक्ट एब्जॉर्बिंग पे कैसे पहुंचेंगे और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग पे कैसे पहुंचेंगे वो हम आपको समझा दिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा बात और समझिए, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। एब्जॉर्बिंग के लिए क्या होगा, जरा देख लीजिए एक बार। परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के लिए क्या होगा बाबू, R का वैल्यू 0, और R का वैल्यू जब 0 होगा तो प्रेशर का वैल्यू होगा I/C। और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग की अगर बात करें, इसको याद नहीं करना है हम लोगों को, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग की बात करें तो R का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, दैट मीन्स ये आपका आएगा 2I/C। ध्यान से सुनिए। अब कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस लिखने वाला लिखता है कि आपका जो सरफेस है वो 30% एब्जॉर्बिंग है। ध्यान से सुनो, 30% एब्जॉर्बिंग है। अब जरा समझो बाबू कि अगर ये सरफेस 30% एब्जॉर्बिंग है तो इसका मतलब है कि A का वैल्यू कितना होगा, 30% एब्जॉर्बिंग, 30/100, तो 30/100 दैट मीन्स A = कितना, 0.3। तो 30% एब्जॉर्बिंग का मतलब A = 0.3, और हमें जरूरत है किसका, R का। तो सोच के बताइए कि A जब 0.3 हो गया तो R कितना होगा, 1 - A, तो R = 1 - A, और A कितना है, 0.3, दैट मीन्स 0.7। तो जब आपसे क्वेश्चन में कहा कि गिवन सरफेस इज 30% एब्जॉर्बिंग, बच्चा सोचता है कि सर हम R का वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो 30% एब्जॉर्बिंग का मतलब A = 0.3, R = 0.7। तो यहां जो वैल्यू पुट होगा वो R का वैल्यू कितना पुट होगा, 0.7। मान लो क्वेश्चन में कहा कि 40% रिफ्लेक्टिंग,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, 40% रिफ्लेक्टिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 40% रिफ्लेक्टिंग कह ही दिया क्वेश्चन में, तो R इज इक्वल टू, बोलिए कितना लिखेंगे, 0.4। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लो अगर क्वेश्चन में आपसे कहा 70% एब्जॉर्बिंग, क्या लिखा है बाबू, 70% एब्जॉर्बिंग, जल्दी बताइए R का वैल्यू क्या लिखोगे, 0.7 या 0.3। तो 70% एब्जॉर्बिंग का मतलब A इज इक्वल टू 0.7, R कितना होगा, तो A इज इक्वल टू, चूंकि 0.7 है तो R इज इक्वल टू कितना, 0.3, क्योंकि A प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये है आपका कंक्लूजन। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बाबू, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली, क्वेश्चन नॉर्मल इंसिडेंस का है, ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, सरफेस कैसा है, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है। द पावर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज 10 वाट, क्या दिया हुआ है, पावर गिवन है। आपसे पूछा है कि फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू, हम आपको बताए हैं कितना होता है बाबू, P बाई सी, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाई C, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, यहाँ से आपका आएगा 10 बाई 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, ये आपका आएगा 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बाबू, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंस का ही क्वेश्चन है, ऑन ए प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ लाइट, तो 70% एब्जॉर्बिंग है तो रिफ्लेक्टिंग कितना होगा, 30% रिफ्लेक्टिंग होगा। और अगर 30% रिफ्लेक्टिंग है तो R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, R का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है बाबू, 0.3, दिक्कत नहीं ना। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 70% एब्जॉर्बिंग, तो 70% एब्जॉर्बिंग का मतलब है सर A इज इक्वल टू 0.7, और हम लोग जानते हैं कि A प्लस R इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0.7 प्लस R इज इक्वल टू 1, दैट इज R इज इक्वल टू 0.3। तो या तो आप इस तरह से सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में, या फिर सोच सकते हैं कि 70% एब्जॉर्बिंग का मतलब ही है 30% रिफ्लेक्टिंग, और 30% रिफ्लेक्टिंग का मतलब R इज इक्वल टू 0.3, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब जरा बताइए, फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है, P बाई सी 1 प्लस R, वैल्यू पुट कर दीजिए, P पावर दिया हुआ है कितना, 10 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 0.3, यहाँ से लिख सकते हैं बाबू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 इंटू 1.3, इसको लिख सकते हैं 13 बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8, इसको लिख सकते हैं 13 बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 13 बाई 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4.33 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 न्यूटन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कहाँ चला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका ऑब्लिक इंसिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्लिक इंसिडेंस हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, इसको कह रहा है कि ए टोटली रिफ्लेक्टिंग है 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस, a small plane mirror placed horizontal faces a parallel beam of light as shown, फिगर में दिया हुआ है, मास ऑफ द मिरर इज 20 ग्राम, ये जो मिरर है बाबू इसका मास गिवन है कितना है, 20 ग्राम गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg, दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखो क्या कहता है कि assume that there is no absorption in the lens, लेंस में किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। आगे कह रहा है कि एंड दैट 30% ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स गोज थ्रू द लेंस, लेकिन
लेंस से पूरा का पूरा लाइट पास नहीं हो रहा है, लेंस से सिर्फ और सिर्फ 30% लाइट ही पास हो रहा है। इसका मतलब है कि सोर्स के पावर को अगर हम P कंसीडर करें तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो P पुट करेंगे या 30% ऑफ P पुट करेंगे, तो 30% ऑफ P पुट करेंगे, क्योंकि इस सोर्स का जो भी पावर है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही लेंस के थ्रू गुजर रहा है, और जितना लेंस के थ्रू गुजर रहा है वही फोटोन्स इस सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पावर लिखते समय सावधान रहिएगा। पावर लिखते समय अगर आप P लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपको लिखना चाहिए 30% ऑफ P। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि फाइंड पावर, पावर का वैल्यू पूछ रहा है, P का वैल्यू कितना होगा। फाइंड पावर ऑफ सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द मिरर। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। एक बात बताओ बाबू कि ये आपका मिरर है, ये मिरर हवा में इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इस मिरर के पास मास है और इस मास के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और इस mg के कारण ये पूरा का पूरा मिरर कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें इस मिरर को इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर हम ऊपर की तरफ लगा दें तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये मिरर आपका इसी पोजीशन में सस्पेंड रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ये जो फोर्स हम लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये फोर्स कहां से लगाएंगे? तो ये फोर्स हम लगाए हैं फोटोन को फॉल करा करके। कहां से लगाए हैं बालक? फोटोन को फॉल करा करके। तो जब फोटोन को फॉल करा रहे हैं तो फोटोन के फॉल कराने के कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू फोटोन। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है बाबू वो कितना है? mg है। अगर ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो हम कह सकते हैं कि हमारा मिरर इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आसानी से प्लेस रह जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू फोटोन्स मस्ट बी इक्वल्स टू mg। कोई दिक्कत नहीं होगा। और फोर्स एक्सर्टेड तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। फोर्स एक्सर्टेड 100% रिफ्लेक्टिंग के केस में कितना होता है? 2p/c। तो फोर्स एक्सर्टेड के जगह पे लिख सकते हैं बाबू 2p/c इज इक्वल्स टू mg। ध्यान से सुनिए, यहां पे p लिखते समय आपसे गलती होगा। p पूरा लिखेंगे या 30% ऑफ p लिखेंगे? 30% ऑफ p। इसका मतलब यहां से लिखेंगे 2/c, 30% ऑफ p इज इक्वल्स टू mg। 30% का मतलब हम लोग जानते हैं बाबू कितना होता है? 0.3। तो 2/c इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू mg। 0.3 इंटू 2 कितना होगा? 0.6। सॉरी, p छूट गया बाबू। तो 0.6p/c इज इक्वल्स टू mg। तो हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए, इधर आते हैं, इधर देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा उधर लिख रहे हैं, ठीक ना? 0. ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा बाबू? 0.6 p/c इज इक्वल्स टू mg। हमें क्या निकालना था? पावर निकालना था। तो p इज इक्वल्स टू mgc डिवाइडेड बाई 0.6। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। ग्राम में पुट करेंगे नहीं, तो यहां से लिख रहे हैं 20 इंटू 10⁻³ g का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है बाबू? SI यूनिट में 10 होता है। c का वैल्यू सारे बच्चे को पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.6। कोई दिक्कत? अब इसको जरा आगे सॉल्व कीजिए। तो ये 0.6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 0.6। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां देखिए तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए। 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू ये
एक यहां और 5 यहां, तो ये आपका हो जाएगा 10 रेज टू पावर 7। 0.6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 7, दैट इज P इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 वाट। कोई दिक्कत? तो ये आपका पावर का वैल्यू। तो आज का क्लास इतना ही तक बाबू, थैंक यू। अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में फोर्स एक्सर्ट और प्रेशर एक्सर्ट का वैल्यू कितना होगा।